इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस पाठ में इससे पूर्व हमने क्या अध्ययन किया था? मांग का अर्थ, परिभाषा व मांग के आवश्यक तत्व। ठीक है, यह हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम क्या अध्ययन करेंगे? मांग फलन क्या है, व्यक्तिगत तथा बाजार मांग फलन में क्या अंतर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक उपभोक्ता की मांग किन किन तत्वों से निर्धारित होती है? यह आज हम मांग फलन के अंतर्गत जानेंगे। किसी वस्तु की मांग तथा उसे निर्धारित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक या फंक्शनल संबंध उस वस्तु का मांग फलन कहलाता है। तो मांग फलन क्या है? किसी वस्तु की मांग और उसे निर्धारित करने वाले जो घटक हैं उनके बीच का जो फलनात्मक या फंक्शनल संबंध है वो कहलाता है मांग फलन। ठीक है, मांग फलन दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। इन दोनों का अध्ययन आगे हम करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है। जो फलनात्मक संबंध बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को प्रकट करता है उसे व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। ठीक है, मांग फलन क्या है? फलनात्मक संबंध है। ठीक है, तो जो फलनात्मक संबंध एक उपभोक्ता, यहाँ ध्यान दें, एक उपभोक्ता, यदि एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग, ठीक है, यदि एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उस वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनका फलनात्मक संबंध हो तो वह कहलाता है व्यक्तिगत मांग फलन। ठीक है, देखें क्या होता है व्यक्तिगत मांग फलन। इसका समीकरण है dx इज इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट पी एक्स पी आर वाई टी। ठीक है, यहाँ dx है x वस्तु की मांग। ठीक है, ऊपर देखें अर्थ में इसके क्या देखा था? किसी वस्तु के लिए मांग, किसी वस्तु यानी कि यहाँ देखें x वस्तु की जो मांग है या डिमांड है वह dx के द्वारा दिखाई जा रही है और उसके निर्धारक तत्व ये सारे हैं। इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। इस मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखें dx क्या है। dx है किसी वस्तु x की मांग। ठीक है, x वस्तु, यहाँ हमने एक उदाहरण में मान लिया है कि x वस्तु चाय है। अब चाय की मांग किस किस चीज़ के द्वारा निर्धारित होगी कि यह x वस्तु की मांग किन किन तत्वों पर निर्भर होगी, यह देखते हैं। सबसे पहला निर्धारक तत्व है px। देखिए इस f का मतलब है फंक्शनल। ठीक है, डिमांड ऑफ x यानी कि x वस्तु की मांग और इनके निर्धारक जो तत्व हैं px, pr, yt, ये f निरूपित करता है कि इनमें जो फलनात्मक संबंध है उसको, इस x वस्तु की मांग किस किस का फंक्शन है? px, pr, yt। अब px देखें क्या है? px से x वस्तु की कीमत, x वस्तु हमने यहाँ उदाहरण में चाय ली है और चाय की जो कीमत है वह एक बहुत बड़ा निर्धारक तत्व है किसका? इस x वस्तु या चाय की मांग का। ठीक है, अगर मूल्य 10 रुपये है तो चाय की जो मांग है वो अधिक होगी और यदि मूल्य बढ़ जाए यानी कि 20 रुपये हो जाए तो चाय की मांग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। तो मूल्य एक बहुत बड़ा निर्धारक तत्व है किसी वस्तु की मांग के लिए। ठीक है, अगला निर्धारक तत्व देखें कौन सा है? पीआर। पीआर क्या होता है? संबंधित वस्तुओं की कीमत। यहाँ देखें चाय की संबंधित वस्तु क्या होगी? कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो मूल्य है वह चाय की मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि चाय 10 रुपये की है और कॉफ़ी मान लेते हैं 20 रुपये की है तो जाहिर है चाय की मांग अधिक होगी, है ना, क्योंकि चाय सस्ती है। अब किसी परिस्थिति में यदि कॉफ़ी 5 रुपये की बिकने लगे तो क्या हो जाएगा? लोग चाय पीनी कम कर देंगे, चाय की मांग कम हो जाएगी। अब चाय के मूल्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे जो संबंधित वस्तु है कॉफ़ी, उसका जो मूल्य है वह घटकर 5 रुपये रह गया। इसने x वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव डाला? x वस्तु की मांग को कम कर दिया। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। जैसे गेहूं और चावल है
अब गेहूं का मान लीजिए मूल्य परिवर्तित ना हो लेकिन चावल बहुत सस्ता बिकने लगे, तो अपने आप गेहूं की मांग कम हो जाएगी। उस स्थिति में गेहूं के मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे संबंधित जो वस्तु है चावल, उसके मूल्य के कम हो जाने के कारण गेहूं की मांग परिवर्तित हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। और क्या चीज़ प्रभावित करती है वस्तु की मांग को? वाई या उपभोक्ता की आय। ठीक है, उपभोक्ता की आय भी एक बहुत बड़ा निर्धारक तत्व है किसी वस्तु की मांग के लिए। उपभोक्ता की यदि आय कम है तो वह कम वस्तु की मांग करेगा, और यदि आय अधिक है तो वह अधिक वस्तु की मांग करेगा। अगला निर्धारक तत्व कौन सा है? टी, ट्रेंड्स या उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि भी किसी वस्तु की जो मांग है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, उपभोक्ता का इंटरेस्ट है या रुचि है चाय में, तो वह चाय की मांग अधिक करेगा, और यदि उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो वह चाय की मांग को कम करेगा, है ना। इस प्रकार एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले कितने घटक हैं? यहाँ 4 घटक हैं। ठीक है, और इनका जो फंक्शन है वह कहलाएगा व्यक्तिगत मांग फलन। ठीक है, अब देखते हैं बाजार मांग फलन क्या होता है। बाजार मांग फलन या मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है, जो फलनात्मक संबंध बाजार में सभी उपभोक्ताओं की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को प्रकट करता है, उसे बाजार मांग फलन कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि व्यक्तिगत मांग फलन में किसी एक उपभोक्ता या व्यक्तिगत उपभोक्ता के फलनात्मक संबंध को देखा जाता है, जबकि जो बाजार मांग फलन है उसमें बाजार में जितने भी उस वस्तु के उपभोक्ता हैं उन सभी की मांग तथा उस मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनका जो फलनात्मक संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या है बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन को यदि हम देखें तो व्यक्तिगत मांग फलन के समान ही है कुछ हद तक। यह है dx इज इक्वल टू f अंडर ब्रैकेट px pr y t e p y d। px pr y और t इनके बारे में अभी हमने जाना ही है ना। तो ये 4 निर्धारक तत्व तो व्यक्तिगत मांग फलन के अनुसार ही हैं जिनका अध्ययन हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, अन्य जो 3 निर्धारक तत्व हैं वे बाजार मांग फलन में और सम्मिलित होते हैं जो बाजार मांग को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं वो? ई, भविष्य की आशाएं, भविष्य में उस वस्तु की स्थिति क्या रहने वाली है, यह जो संभावना या आशा है, ठीक है, वह भी निर्धारित करती है कि वर्तमान में उसकी मांग क्या होगी। मान लीजिए भविष्य में यह आशा हो कि गेहूं की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी, तो उस समय लोग क्या करेंगे? गेहूं को अपने पास स्टोर करने लगेंगे और इसलिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। और भविष्य में यदि यह संभावना हो कि गेहूं की कीमत बहुत कम हो जाएगी तो लोग वर्तमान में भी उसकी जो मांग है वो बहुत अधिक नहीं करेंगे। तो इस तरह से भविष्य की जो आशाएं हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं वे भी उस वस्तु की मांग को वर्तमान में निर्धारित करने का काम करती हैं। ठीक है, अगला देखें। अगला है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार भी वस्तु की मांग को निर्धारित करता है। गेहूं की मांग काफ़ी हद तक जनसंख्या पर निर्भर है। यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो गेहूं की मांग ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम है तो गेहूं की मांग कम होगी। अगला कौन सा तत्व है? वाईडी। वाईडी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, आय का वितरण। आय का वितरण भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यदि गरीब व्यक्तियों के पक्ष में आय का वितरण हो तो गरीब व्यक्तियों के जो काम में आने वाली वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ जाएगी, और यदि अमीर व्यक्तियों के पक्ष में आय का वितरण हो तो अमीर जो व्यक्ति हैं वो जिन वस्तुओं का उपभोग अधिक करते हैं उनकी मांग अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार बाजार मांग फलन वस्तु X की मांग तथा इन 7 निर्धारक जो तत्व हैं
उनके बीच का फलनात्मक संबंध है। ठीक है, तो क्लियर हो गया व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। ठीक है, तो इस भाग में हमने क्या जाना, मांग फलन क्या होता है, व्यक्तिगत मांग फलन क्या है और बाजार मांग फलन क्या है। गृह कार्य अभ्यास प्रश्न में आपको जो प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करना है वे हैं मांग फलन क्या होता है, व्यक्तिगत मांग फलन क्या है और बाजार मांग फलन क्या है। ठीक है, संक्षेप में इसका उत्तर करना है। चित्र बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप शब्दों के द्वारा भी उदाहरण लिख सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इनके बारे में आप जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उसमें भी इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।